जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस समय पॉलिटी का एमसीक्यू के माध्यम से पॉलिटी को तैयार करवा रहे हैं, तो उसी दिशा में बढ़ते हुए आइए आज की अगली क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है नगर पालिका से संबंधित है, जो कि इसमें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लाया गया था, उसके कौन कौन से प्रावधान है कि जो इन मतलब दिए गए जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से प्रावधान है जो उसमें थे। तो पहला प्रश्न है कि पहला पॉइंट है कि 2 लाख तक की जो आबादी वाले वार्ड हैं, उनके लिए वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। दूसरा है कि राज्यपाल नगर पालिकाओं को करों की उगाही, संग्रहण और विनियोग के लिए प्राधिकृत कर सकता है। तीसरा, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद होगी। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 20 कार्य मदों का उल्लेख किया गया है। ये 4 चीजें हैं। अब इसमें से कौन कौन सी चीजें जो है जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में थी, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें केवल और केवल तीसरा ऑप्शन है, यानी कि जो छोटे शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए नगर परिषद जो होंगे, वो वाला पॉइंट इसमें शामिल है। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन सी होगा सही। अब आइए पहला देख लेते हैं कि गलत क्यों है। तो पहला ये इसलिए गलत है क्योंकि अधिनियम का जो अनुसार है उसमें 3 लाख, इसमें 2 लाख दिया गया है, तो 3 लाख की बात की गई है। यानी कि ऐसा जो क्षेत्र जो कि 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाला जो नगर पालिका है, उसमें 1 से अधिक जो वार्ड हैं, उनको मिला करके एक वार्ड समिति की बनाने की बात की गई थी। तो इसमें तो 2 लाख दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें अगर 3 लाख होता तब ये सही होता। फिर दूसरा, राज्य की विधायिका जो है कर लगाने की बात करती है नगर पालिका को, यानी राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। राज्य विधायिका जो है, जैसे केंद्र में संसद करती है वैसे राज्यों में राज्य विधायिका करती है, तो यहाँ ना कि यहाँ राज्यपाल करते हैं, तो इसलिए ये भी सही नहीं होगा। तीसरा तो सही ही है। अब चौथे की आ जाते हैं। तो संविधान की 12वीं अनुसूची में 20 कार्य मदों की बात नहीं की गई है, 18 कार्य मदों की बात की गई है। तो इससे मतलब पता चलता है कि ये तीनों ऑप्शन गलत क्यों है। अब 29 विषय जो हैं वो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए भी, जैसे 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के लिए कितने हैं, 18 हैं। अब ये 12वीं अनुसूची की बात हो गई। अब 11वीं अनुसूची में कितने हैं, 11वीं अनुसूची में 29 विषयों की बात की गई थी। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये वाला प्रश्न। तो आइए दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कथन और कारण का है। वित्त वर्ष के लिए नियत धनराशि, यानी किसी एक वित्त वर्ष में जो धनराशि नियत की जाती है वो क्या उसके संबंध में है। तो कथन है इसका कि वित्त वर्ष के लिए नियत धनराशि को वित्त वर्ष में व्यय न कर पाने के कारण शेष राशि को लौटाए जाने के सिद्धांत के कारण वित्त वर्ष की समाप्ति के समय व्यय में तेजी आती है। ये स्टेटमेंट दे दिया गया है। क्या ऐसा होता है? अब इसका कारण देख लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, क्या वो कारण सही है? कारण रीजन में दिया गया है, वित्त वर्ष की समाप्ति तक व्यय हेतु शेष बची अप्रयुक्त राशि समाप्त हो जाती है। बिल्कुल, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक वित्त वर्ष के लिए आपको कोई फंड मिला, मान लीजिए एक वित्त वर्ष के लिए आपको 100 रुपये मिले। अगर आपने उस पूरे वित्त वर्ष में ये 100 रुपये खर्चा कर दिए तब तो कोई बात नहीं। अगर आपने इसमें से 10 रुपये बच गए आपके खर्च करने से, तो वो 10 रुपये क्या होगा कि वित्त वर्ष की समाप्ति पर ये 10 रुपये वापस ले लिया जाता है। तो इसीलिए कि मतलब पैसा वापस ना करना पड़े, इसलिए कि यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट कि वित्त वर्ष की समाप्ति के समय व्यय में तेजी आ जाती है, ताकि जो पैसा बच रहा है वो भी खर्चा हो जाए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कारण और कथन दोनों सही हैं। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आइए तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है उसका परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। इसमें बात ये की जा रही है। तो राष्ट्रपति राज्य के कार्यकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर सकता है। क्या ये सही होगा, देखेंगे भी आगे। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण प्रतिरूप को संशोधित कर सकता है।
तो इसमें से क्या होगा, सामान्य कार्यकाल को थोड़ी ना बढ़ा सकता है राष्ट्रपति। वो तो बढ़ाया जा सकता है उसके तुरंत बाद 6 महीने तक एक बार में, यानी कि टोटल 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन ये सामान्य लोक कार्यकाल को नहीं बढ़ा सकता ये। तो यानी ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला देखते हैं, राष्ट्रपति राज्य के कार्यकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर सकता है। बिल्कुल, इसीलिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है जब तक राज्यों को केंद्र के अधीन कर दिया जाता है। फिर राष्ट्रपति नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को नहीं निलंबित कर सकता है। अब इसमें आप लोग कमेंट करके हमको ये बताएंगे कि आर्टिकल कौन कौन से ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल है वो सस्पेंड नहीं हो पाते। फिर राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण प्रतिरूप को संशोधित कर सकता है, यानी कि इसका पहला और चौथा सही है। पहला और चौथा किसमें है ऑप्शन में? तो पहला और चौथा है बी वाले ऑप्शन में। फिर चौथे प्रश्न की बात करते हैं, यह भी कथन और कारण से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अधिशेष शक्तियां केंद्रीय विधायिका को प्रदान की गई थी, यानी कि जो भारत शासन अधिनियम जिसको बोला जाता है वो आया था, उसके तहत जो अधिशेष शक्तियां हैं क्या वो केंद्रीय विधायिका को प्रदान की गई थी? इसका कारण देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से कार्य मदों को 3 सूची में बांटा गया था, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। इसमें 3 में बांटा गया था, ये तो सही है। यानी कि ये आर तो सही है। अभी क्या पहला सही है? क्योंकि अभी तो अधिशेष जो शक्तियां हैं वो केंद्रीय विधायिका को प्रदान की गई। बिल्कुल, ये तो अभी के हिसाब से सही है। लेकिन क्या 1935 में ये था? तो 1935 में ये नहीं था। जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो उस समय के जो गवर्नर थे उनके पास थी। यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो अवशेष शक्तियां हैं जिसे रेसिड्यूरी पावर्स कहा जाता है वो केंद्रीय विधायिका को दी गई थी, ये कथन तो बिल्कुल गलत है। लेकिन उस समय अवशेष शक्तियां जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके लिए सुरक्षित रखी गई थी। यानी कि पहला वाला तो ऑप्शन ये हो गया गलत। तो यानी ए गलत आर सही है। तो ए गलत आर सही डी वाले ऑप्शन में है। तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब वर्तमान जो इसमें देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन में, मतलब आर वाला जो दिया गया है। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का जो 248 है उसके तहत अवशेष जो शक्तियां हैं वो केंद्र को दी गई। यानी संघीय, प्रांतीय और समवर्ती के अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो आर्टिकल 248 के तहत संसद को है, यानी कि केंद्र के पास है। आइए 5वें प्रश्न की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य निम्न में से कौन से हैं? यहाँ पर बात इसकी की गई है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य की बात की गई है यहाँ पर। तो इसके उद्देश्य में देख लेते हैं कौन कौन सा है। सभी प्रमुख क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना। क्या ये है? बिल्कुल, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य तो यही है कि समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना। अब ये जैसे आप देख सकते हैं कि जिससे कि सभी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसमें साझा आर्थिक नीतियां होंगी जिससे देश का संतुलित विकास हो सकेगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट तो पहला सही है। दूसरा, योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों से सहयोग प्राप्त करना। किसी योजना को लागू करना है उसमें सभी राज्यों से सहयोग तो मिलना ही पड़ेगा, जिससे उनसे सभी राज्यों का एक एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्टिव रूप से, यानी कि सक्रिय भागीदारी इससे होगी। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। फिर योजना से जुड़े कार्यों की समय समय पर समीक्षा करना, ये भी तो इसका कार्य था राष्ट्रीय विकास परिषद का, ताकि उससे विकास को गति देने के लिए एक सुझाव भी मिल सके। अगर समीक्षा करेंगे तभी तो कोई सुझाव देंगे जिससे गति विकसित मतलब विकास की दिशा में और तीव्र गति प्रदान की जाए। फिर विकास कार्य को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करना, ये तो बिल्कुल सही है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट है। अब आइए देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात चल ही रही है तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी बात करते हैं तो या तो न एक संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक है, बल्कि एक ये सलाहकारी निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक परामर्श देने वाली इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, एक तरीके से है। तो आइए छठे प्रश्न की बात करते हैं।
वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण क्या भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये कथन है। इसका रीजन दिया गया कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो बताओ कौन सी है इसमें। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वित्त आयोग के 2 अध्यक्ष हैं और उनके सदस्यों की योग्यता का निर्धारण जो है, किसी भी पद की योग्यता का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, ना कि कोई विशेष पद के द्वारा। यानी कि संसद एक संस्था है, इसके द्वारा की जाती है। यानी इसका पहला तो गलत हो गया, कथन तो इसका गलत हो गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के हाँ बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा तो नियुक्ति की जाती है, यानी कि ये गलत है और सही है। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब कौन से आर्टिकल के तहत करता है, तो आर्टिकल 280 का सब क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में, उससे पहले भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन 5 साल में तो करना कंपलसरी है एक तरीके से। तो हर 5 साल में आर्टिकल 280 1 के तहत करता है, और इसलिए इनका योग्यता का निर्धारण संसद करती है, राष्ट्रपति नहीं करती, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत है और आर सही है। तो इसका तो डी ऑप्शन होगा 6वें का। 7वें प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त क्षमादान अधिकार के मध्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल क्षमादान की शक्तियां उनको प्राप्त हैं, उसके संदर्भ में यहाँ बात की जा रही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकता। दूसरा, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, किंतु राज्यपाल नहीं। तीसरा स्टेटमेंट, राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है, किंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। अब आप लोग एक प्रथम दृश्य इसको देखेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों को गलत मतलब कौन कौन से हैं जो गलत लग रहे हैं, क्योंकि गलत तो है एकदम निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए इसमें 4 ऑप्शन में किसी में चारों ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, इसलिए पता तो चलता है कि इसमें गलत तो है 2 ऑप्शन। सबसे पहले आइए देखते हैं पहले ऑप्शन पर। राज्यपाल को मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति नहीं। राज्यपाल थोड़ी ना सजा सुनाएगा, सॉरी मतलब कि राज्यपाल सजा नहीं सुनाएगा, यानी कि माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट मार्शल तो केंद्र का विषय हो गया ना। तो इसमें तो पहला वाला तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। एक बार एलिमिनेट करके देखते हैं। आइए, पहला इसमें है, ये हटा दिए, फिर इसमें भी है। अब आइए दूसरा देखते हैं, तब पता चल जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, किंतु राज्यपाल नहीं, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा इसमें था, यानी 2 और 4 सही है। अब चाहे आप देखिए चाहे ना देखिए, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, किसी विधेयक को राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने के अधिकार के संबंध में कौन से कथन है जो सही है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 200 में किया गया है। बिल्कुल 200 के तहत तो करता ही है आरक्षित राष्ट्रपति के लिए। यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, बिल्कुल ये तो विवेकाधीन शक्ति है, यहाँ नहीं दिया गया, इसलिए वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यदि विधेयक से उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो तो वह ऐसा करना अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल, राज्य मतलब उच्च न्यायालय पर कोई अगर स्थिति संकटपूर्ण स्थिति बन रही है, तब ये तो वो विधेयक जो है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना पड़ेगा राज्यपाल। फिर दूसरा तो नहीं है ना, दूसरा देखते हैं। दूसरा इसमें दिया गया है, ये गलत है। दूसरा इसमें दिया गया है, ये गलत है। तो तीसरा वाला ऑप्शन तो सही है। चौथे ऑप्शन पर देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को रोके रख सकता है, क्या ऐसा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। पहला, तीसरा, चौथा भी गलत हो गया, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। ये बात की गई है यूपीएससी के कार्यों के संबंध में कौन से कथन, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन कौन से कथन है जो यूपीएससी के कार्यों के बारे में सही है।
संघ की सेवाओं के लिए नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराना, बिल्कुल यूपीएससी का काम ही है संघ की सेवाओं के लिए नियुक्ति परीक्षाएं कराना। दूसरा ऑप्शन, राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी ऐसी सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती के लिए योजनाएं तैयार कर उन्हें संचालित करना जिनके लिए विशेष योग्यताधारी अभ्यर्थी, बिल्कुल राज्य सभा के द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाता है उसके माध्यम से राज्य की परीक्षाओं भी कराई जा सकती है। लोक सेवाओं और नागरिक पदों पर भर्ती के तरीके से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देना, हाँ बिल्कुल परामर्श तो देता ही है। राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष आयोग द्वारा दिए गए कार्यों से संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाता है। यानी इसका चारों ऑप्शन सही है, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही है। जिसके चारों ऑप्शन इसका सही है। आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं, चलिए ठीक है। राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष जो आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाती है वो कौन से आर्टिकल के तहत सौंपी जाती है? आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिएगा कमेंट में और उसका आर्टिकल आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है? इसकी देख लेते हैं इसको। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा, संसद और राज्य विधान मंडलों के चुने हुए सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधान सभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान सभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। बताइए इसमें कौन से हैं? तो इसमें संसद और राज्य विधान सभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा जो है चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया जाता है और मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर क्लास की पीपीटी भी मिल जाएगी, तो आप लोग जुड़ करके वहाँ से जो है पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल रहा है, व्हाट्सएप पे भी मिल रहा है, आप लोग वहाँ से जुड़ करके कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।